क्योंकि सबके मन में राजकुमारी से विवाह करने की लालच थी। देख रहे हो भोला भाई, इतनी भीड़ महल की तरफ तेजी के साथ चली जा रही है। हर एक आदमी के मन में बस राजकुमारी को पा लेने का ख्वाब बसा हुआ है। हाँ, देखो कि किसकी किस्मत चमकेगी आज। भोला को अभी भी वहाँ खड़ा देखकर राजकुमारी जी चौंक जाती हैं। अरे तुम गए नहीं? लगता है कि तुम्हें अपने जीवन से कोई खास लगाव है नहीं। नहीं राजकुमारी जी, मुझे एक बार इस शेर से लड़ना है और आपकी शर्त पूरी करनी है। और जहाँ तक रही जीवन की बात, तो मेरे जीवन में वाकई में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके लिए मुझे जीने की बहुत ज्यादा चाहत हो। क्या हुआ कहीं में? ठीक है, फिर आओ उस शेर के पिंजरे में और आजमा लो अपनी किस्मत को। एक गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। भोला बहुत गरीब था और जब वह केवल 17 वर्ष का था, उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। आज तक भोला ने सिर्फ दुख ही झेले थे और उसकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा ही होता रहता था। उसके पिता के मरने के बाद में एक दिन निरंजन सेठ ने भोला से कहा, भोला के बच्चे, तेरे पिता ने मुझसे बहुत सा कर्ज लिया था। अब वो तो मुझे कर्ज वापस किए बिना ही ऊपर चला गया। तू बता, मुझे कैसे वापस पैसे लौटाएगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको आपका धन लौटा पाऊंगा? ले देकर बस मेरे पास एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। उस पुरानी झोपड़ी का मैं क्या करूँ? अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं, तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी, तभी जाकर तेरा कर्ज चूकेगा। और इसके मैं तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। दिन भर वह मजदूरी करने के बाद निरंजन सेठ भोला को सिर्फ रात का खाना ही देता था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और भोला 25 वर्ष का हो जाता है। एक दिन सुबह सुबह भोला को उठने में जरा सी देरी हो जाती है, तो वह जल्दी से निरंजन सेठ के खेतों की तरफ भागता है। अरे बाप रे, उठने में इतनी देर कैसे हो गई? जल्दी से खेत पहुंचता हूं, वरना सेठ जी बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। अच्छा, माफ कर दूं? अरे एक बार माफ करूंगा ना, तो बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेतों में काम करूं? रुक, अभी बताता हूं तुझे। इतना कहकर सेठ भोला को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो भोला हमेशा ही मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि सेठ जी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन आज भोला सेठ जी को जवाब देते हुए कहता है, बस करिए सेठ जी, कितना पीटेंगे? रात में आपने ही तो मुझसे खेतों में देर तक काम करवाया, इसलिए मुझे घर लौटने में देरी हुई थी और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है सेठ जी? सेठ जी भोला का जवाब सुनकर बौखला जाते हैं। तो तू क्या कहना चाहता है भोला? गलती किसकी है, मेरी? अरे तू तो अपने माँ बाप को ही खा गया और अब मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझसे ही जवान लड़ाता है। जा निकल जा मेरे खेतों से। जब भूख से मरेगा तब आएगा लौटकर वापस मेरे पास। सेठ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है सेठ जी, मैं जा रहा हूँ। भोला का हाथ साधु बड़े ध्यान से पढ़ने लगते हैं। वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ में देखी है बेटा। तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ जाना चाहिए और यह फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। आप बस मुझे आज रात गुजारने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, तुम यह सब मिठाई के डब्बे संभालने में मेरी मदद कर दो। मैंने मेरे निकम्मे बेटे धीरज को कितना बुलाया, वह मेरी मदद करने आया ही नहीं। अरे पिताजी, ये किस भिखारी को उठा कर ले आए हैं आप? तमीज से बात करो धीरज, यह भोला है। आज रात यह यहीं रुकेगा। क्या खुशबू है चाय की, वाह!
अरे तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया भोला। अरे ऐसे तो सिर्फ मेरी पत्नी ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी, तूने तो मुझे उसकी याद दिला दी है। और हाँ, ये क्या सेठ सेठ लगा रखा है? एक काम कर, तू मुझे चाचा कहकर बुलाया कर। हाँ। पन्ना लाल की यह बात सुनकर भोला को बहुत अच्छा लगता है। वह खुशी से कहता है, ठीक है पन्ना चाचा। अरे धीरज, अरे उठ जा, देख भोला ने कितना अच्छा नाश्ता बनाया है, खुशबू से सारा घर महक उठा है। पन्ना लाल के कहने पर धीरज उठ जाता है। तीनों नाश्ता करने बैठे ही थे कि उन्हें बाहर से ढोल की आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज है चाचा? अरे बेटा, लगता है महल के सैनिक गांव वालों के लिए कोई संदेशा लाए होंगे। वही इसी तरह ढोल बजाकर सबको बुलाते हैं। चलो हम भी चलकर देखते हैं। पन्ना लाल और भोला बाहर जाकर देखते हैं तो वाकई महाराज के महल के कुछ सैनिक जोर जोर से ढोल बजाकर सबको बुला रहे थे। जब सब गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं तो एक सैनिक बोलता है, सुनो गांव वालों, राजकुमारी सुमित्रा अपने विवाह के लिए उचित वर ढूंढ रही हैं। जो भी गांव वाला उनकी शर्त पूरी करेगा, महाराज उसका विवाह राजकुमारी सुमित्रा से करवा देंगे और राज्य भी उसी को सौंप दिया जाएगा। आप में से जो भी राजकुमारी सुमित्रा की शर्त को पूरा करना चाहते हैं, वह कल सुबह महल में पहुंच जाइएगा। सैनिक की एक ऐसी बात सुनकर गांव वालों में अफरा तफरी ही फैल जाती है। कई नौजवान राजकुमार बनने की लालच में राजकुमारी की शर्त पूरी करने का फैसला कर लेते हैं, जबकि उन्हें यह तक नहीं पता था कि राजकुमारी की शर्त क्या थी। बताओ, सभी लोग अब राजकुमारी की शर्तों को पूरा करने का सपना देख रहे हैं। ना जाने वो कौन खुशनसीब होगा जिसकी तकदीर बदल जाएगी। धीरज, अरे क्यों ना तू कल महल में जाकर एक बार अपनी किस्मत आजमा ले। हालांकि बहुत मुश्किल है, पर क्या पता रानी तुझे पसंद ही कर ले। अरे ठीक है पिताजी, मैं कल चला जाऊंगा। अरे क्या मालूम, राजकुमारी मुझे देखते ही शर्त वर्त सब भूल जाए और मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। उनका मुझ जैसे नौजवान पर फिदा होना कोई बड़ी बात तो नहीं है। ख्याली पुलाव पकाना तो कोई तुमसे सीखे बेटा। असल जीवन में बिना कठिन परिश्रम के हमें कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा चाचा। मैंने भी जीवन में यही सीखा है। हाँ तो भोला, तुम भी कल इसके साथ महल चले जाना। क्या पता तुम्हारा भी भाग्य चमक जाए या फिर तुम्हें वहाँ कोई नौकरी मिल जाए। हाँ चाचा, मुझे अपनी किस्मत पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कहाँ राजकुमारी और कहाँ मैं। लेकिन हाँ, शायद मुझे वहाँ कोई नौकरी जरूर मिल जाए। अगले दिन भोला धीरज के साथ महल जाने के लिए निकल जाता है। वह देखता है कि गांव के कई लोग महल की तरफ जा रहे थे, क्योंकि सबके मन में राजकुमारी से विवाह करने की लालच थी। देख रहे हो भोला भाई, इतनी भीड़ महल की तरफ तेजी के साथ चली जा रही है। हर एक आदमी के मन में बस राजकुमारी को पा लेने का ख्वाब बसा हुआ है। हाँ, देखो कि किसकी किस्मत चमकेगी आज। थोड़ा चलने के बाद सभी गांव वाले महल की सभा में पहुंच जाते हैं। वहां पर महाराज महारानी अपनी बेटी यानी राजकुमारी सुमित्रा के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही सभी गांव वाले और साथ साथ दूसरे राज्य के कई लोग उपस्थित हो जाते हैं, राजकुमारी कहती हैं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैंने कहा था, मेरी एक शर्त है और उसे जो भी पूरा करेगा मैं उससे विवाह कर लूंगी। तो क्या आप सब मेरी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं? उतने में ही एक आदमी कहता है, हाँ राजकुमारी जी, हम सब तैयार हैं। आप सबने तो हमारे महल के पालतू शेर के बारे में सुना ही होगा। वो इस पूरे राज्य तो क्या, आसपास के सभी राज्य में सबसे खूंखार है। आप में से जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है, उसे हमारे शेर से लड़ना होगा और उसे हराना होगा। लेकिन ध्यान रहे, उसे एक खरोच तक नहीं लगनी चाहिए।
आपको उसे इस तरह से हराना है और अपने बस में करना है जिससे वह खुद ब खुद आपके सामने घुटनों पर बैठ जाए। जैसे ही सभा में उपस्थित सभी लोग राजकुमारी की ऐसी शर्त सुनते हैं, आधी सभा तो अपने आप ही खाली हो जाती है। कई गांव वाले तो अपने घर वापस लौट जाते हैं। धीरज भी डर के मारे वापस लौटने लगता है, लेकिन भोला उसे रोक लेता है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको एक बार कोशिश तो करनी चाहिए ना। जरूर राजकुमारी ने ऐसी शर्त इसलिए रखी है क्योंकि इसके पीछे कुछ राज हो सकता है। अरे नहीं नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ जो जानबूझकर शेर के पिंजरे में कूद जाऊंगा। अरे नहीं। भोला और धीरज भीड़ में काफी पीछे खड़े थे, इसलिए उन्हें राजकुमारी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही सभा खाली होने लगती है, भोला को राजकुमारी सुमित्रा दिखाई देती हैं। वो इतनी खूबसूरत थी कि भोला उन्हें देखते ही मोहित हो जाता है, लेकिन धीरज उसका हाथ छुड़ाकर बाकी लोगों के साथ बाहर चला जाता है। अब सभा में कुछ गिने चुने लोग ही रह गए थे। देखा आपने पिताजी, आधे से ज्यादा लोग तो मेरी शर्त सुनते ही भाग गए और अब यह जो बचे हैं यह शेर को देखकर भाग जाएंगे। बेटी, तुमने रखी भी तो ऐसी शर्त है। लगता है तुम्हें विवाह करना ही नहीं है, लेकिन चलो हम इन्हें शेर के पिंजरे के पास ले चलते हैं। क्या पता इनमें से कोई तुम्हारा होने वाला राजकुमार हो। यह नामुमकिन है पिताजी। ऐसा कोई वीर आज तक इस धरती पर जन्मा ही नहीं। जो लोग बचे थे उन्हें लेकर सैनिक महल के बगीचे में ले जाते हैं। वहीं पर एक बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ था जिसके अंदर एक शेर कैद था। इतना बड़ा शेर देखकर तो कुछ लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, मगर भोला की नजर तो राजकुमारी से हट ही नहीं रही थी। मेरे पास अब खोने को है ही क्या। वैसे भी मेरी पूरी जिंदगी इतनी खराब बीती थी, कौन ही मेरा घर पर इंतजार कर रहा होगा। इसलिए मैं एक बार इस शर्त को पूरा करने की कोशिश जरूर करूंगा। क्या पता मेरा भाग्य सचमुच में चमक जाए। जैसे ही लोगों के सामने शेर आता है, जो बचे कुचे गांव वाले थे वह भी भाग जाते हैं। अब सिर्फ भोला ही अकेला बच गया था। भोला को अभी भी वहाँ खड़ा देखकर राजकुमारी जी चौंक जाती हैं। अरे तुम गए नहीं? लगता है कि तुम्हें अपने जीवन से कोई खास लगाव है नहीं। नहीं राजकुमारी जी, मुझे एक बार इस शेर से लड़ना है और आपकी शर्त पूरी करनी है। और जहाँ तक रही जीवन की बात, तो मेरे जीवन में वाकई में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके लिए मुझे जीने की बहुत ज्यादा चाहत हो। क्या वाकई में? ठीक है, फिर आओ उस शेर के पिंजरे में और आजमा लो अपनी किस्मत को। कुछ सैनिक जल्दी से पिंजरा खोल देते हैं और भोला अंदर चला जाता है। अंदर शेर गुस्से में भोला को देखकर दहाड़ रहा था। भोला पहले तो उसे देखकर डर जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं खोता। शायद राजकुमारी की शर्त को पूरा करने के लिए मुझे इससे लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं इसे शांत करके भी तो घुटने के बल ला सकता हूँ। हाँ। तभी भोला देखता है कि शेर के पैर में तो चोट लगी हुई थी और वहाँ से खून भी बह रहा था, इसलिए शेर और भी ज्यादा गुस्से में था। यह देखकर भोला सब कुछ समझ जाता है। ये चोट, मगर अभी तक किसी ने शेर से लड़ाई भी नहीं की। इसका मतलब ये शेर पालतू नहीं है, बल्कि जंगली शेर है। इसे पकड़कर हाल ही में यहाँ लाया गया है। मुझे इसे शांत करना चाहिए। तभी शेर गुस्से में भोला के ऊपर झपट्टा मार देता है, लेकिन भोला वहाँ से हट जाता है और शेर को ऊपर से दबोच लेता है। इसके बाद भोला शेर को सहलाने लगता है। शांत शांत हो जाओ मेरे दोस्त, शांत हो जाओ। अब सब ठीक हो जाएगा। मैं और तुम एक जैसे ही हैं। मुझे अपना समझकर शांत हो जाओ। शेर भोला को अपने ऊपर से गिरा देता है और फिर से उस पर झपट्टा मार देता है, लेकिन इस बार भी भोला शेर की पकड़ से बच जाता है और वह शेर को पीछे से पकड़कर सहलाने लगता है। भोला के ऐसे करने से शेर वाकई में शांत होने लगता है। शांत शांत हो जाओ मेरे दोस्त, शांत हो जाओ।
तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास वापस ले जाऊंगा, उसी जंगल में, मैं जहाँ तुम रहते थे। बस तुम एक बार शांत होकर मेरी बात को समझो। भोला की यह बात सुनकर शेर सचमुच शांत हो जाता है और घुटने के बल बैठ जाता है, जैसे मानो कि वह भोला की बात समझ गया हो और उसे भी अपने घर वापस जाना हो। भोला अपने कुर्ते का थोड़ा सा कपड़ा फाड़ता है और उसे शेर की चोट पर लगा देता है। यह नजारा देखकर राजकुमारी और महाराज दोनों ही हैरान थे। बेटी, इस लड़के ने तो तुम्हारी शर्त वाकई में पूरी कर दी। अब तुम क्या कहना चाहोगी? हाँ पिताजी, क्योंकि यह सिर्फ हिम्मत वाला और बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि यह मेरी तरह जानवरों के दर्द को भी समझता है। सिपाहियों, उसे पिंजरे से बाहर निकालो। शेर की मरहम पट्टी करके उसे जंगल में वापस छोड़ दो। सिपाही ऐसा ही करते हैं। जैसे ही भोला को निकालकर राजकुमारी के पास लाते हैं, भोला राजकुमारी से एक सवाल करता है। राजकुमारी जी, यह शेर पालतू नहीं था, बल्कि जंगली था और इसे पहले से चोट लगी हुई थी, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि यह शेर पालतू है और आपने ऐसी शर्त रखी ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले मैं शिकार के लिए जंगल गई थी। वहाँ मैंने देखा कि यह शेर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। इसकी देखरेख के लिए इसे महल में ले आई थी, लेकिन यह अपने परिवार से दूर होने की वजह से बहुत गुस्से में था। उसी वक्त मेरे पिताजी मुझसे विवाह करने की जिद कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी शर्त रखूं जिससे पिताजी भी शांत हो जाएं और मुझे विवाह भी ना करना पड़े। मुझे लगा कि कोई भी मेरी शर्त पूरी नहीं कर पाएगा, मगर आपने तो यह कमाल कर दिखाया। सही कहा राजकुमारी ने। अब उसका विवाह हम धूमधाम से आपसे कराएंगे। आप ही हमारे राज्य के नए महाराज हैं। यह सुनकर भोला बहुत खुश होता है, लेकिन फिर वह कुछ सोच विचार करके राजकुमारी से कहता है। लेकिन राजकुमारी, आप इस शर्त से बाधित नहीं हैं। अगर आपको मुझ जैसे गरीब से विवाह नहीं करना है, तो मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा। भोला की यह बात सुनकर राजकुमारी मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अपने पति में जो खूबियाँ चाहिए थी, वह सब आप में है। इसलिए तो मैं आपसे खुद विवाह करना चाहती हूँ। फिर क्या था, राजकुमारी सुमित्रा का विवाह धूमधाम से भोला से हो जाता है। यह खबर सुनकर भोला का पुराना मालिक निरंजन भोला के पन्नालाल चाचा तो बड़े खुश होते हैं। भोला राज्य का नया राजकुमार बन जाता है और राजकुमारी के साथ मिलकर राज्य चलाने लगता है। उसे साधु की बात याद आ जाती है और उसे सचमुच लगने लगता है कि वह बहुत तकदीर वाला है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी का कौन सा भाग आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए मूल्यवान है। और भी ऐसी कहानी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।